नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 घटना चक्र एनवायरनमेंट का। इससे पहले हम एक चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इसमें हम घटना चक्र के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मोस्टली क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए होते हैं उन्हीं के आसपास से दोबारा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और घटना चक्र से जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये पता भी है कि घटना चक्र से ही आपके 95 to 98% क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाते हैं। जो भी 1-2% बचता है वो कभी कभार आपका करंट अफेयर से पूछ लिया जाता है, बाकी जो पूछा जाता है वो आपका इसी से कवर हो जाता है। तो इसको अच्छे से करिएगा। घटना चक्र का ये हमारा दूसरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। हमारे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी हमारा टॉपिक है और देखते हैं इससे हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच संबंधों का अध्ययन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जीव और वातावरण। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उनके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। किसने किया था? तो ये टांसले ने किया था। ठीक है, टांसले ने किया था। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। ये सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। अभी देख लेते हैं और इसके 3 ऑप्शन सही हैं। वो 3 ऑप्शन कौन कौन से सही हैं? ये अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो ये तीनों सही हैं। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। इसको पहले ही हम देख चुके हैं। ये एक खुला तंत्र होता है, इसकी व्याख्या भी हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं तो उनमें से देखना है। अभिकथन, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र उदाहरण है। कारण, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूटों में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। पहला कथन सही है, ये खुला तंत्र होता है, और दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। ये गलत है। तो इसीलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन, जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीव संबंधित हैं तथा जैवमंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थ का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र के पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। अतः अभिकथन सही है तथा कारण आर गलत है। ठीक है, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जानते हैं हम लोग कौन सा है, जैवमंडल। जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित तथा मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसके जैविक तथा अजैविक 2 संघटक होते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य तीनों पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल के अंतर्गत ही आएंगे, अर्थात विकल्प डी सही होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा परितंत्र के घटक। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखते हैं। परितंत्र के घटक,
पहला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह आवास कहलाता है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। उदाहरण वन, घास, स्थल, रेगिस्तान, टुंड्रा बायोम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो ऑप्शन सी सही होगा, जीवों, ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा परितंत्र कहलाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो देखेंगे ऑप्शन सी सही है। पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है और फिर भूदृश्य होता है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। इसी तरह से है ये, जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम इस तरह से संगठन होता है। पहले जनसंख्या होती है, फिर समुदाय बनता है। किसी भी समुदाय की जो जनसंख्या होती है उससे मिलकर ही एक समुदाय बनता है और समुदाय से मिलकर क्या बनता है? हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और पारिस्थितिकी तंत्र से ही मिलकर क्या? भूदृश्य बनता है। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की संख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है और सभी समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भूक्षेत्र में या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो ऑप्शन बी सही है, खेत। ये कृत्रिम परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र हैं। जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो कृत्रिम परितंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। सही है ये। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। दूसरा भी सही है। तो ये दो ही सही हैं। इसका ऑप्शन ये ए सही है, उनके 1 और 2 सही हैं और ये 3 और 4 कथन ये गलत हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था, पता है हमें, हम ऊपर देख चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता परपोषित जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वियोजन कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो ऑप्शन सी सही होगा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है इसके अनुसार। क्वेश्चन 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम कौन सा है अभी हम देख चुके हैं। तो इसमें क्या है? धान का खेत और वन, झील और घास का मैदान, ये कैसे हैं? प्राकृतिक हैं, ठीक है। यही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये सामुद्रिक है, क्योंकि हमारा समुद्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? हमारा समुद्र ही होगा, ठीक है। जलमंडल भी बोल सकते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये क्या होगा? ए, ऑप्शन ए समुद्र सही होगा। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 70% या 71% सतह के ऊपर विस्तृत है, ठीक है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो ये भी क्या होता है? हमारा सागरीय होता है। महासागर जो होते हैं, सागरीय महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र
अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। अगला जो हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी संतुलन असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? ऑप्शन ए सही होगा, वनों को काटना। इससे क्या होता है? असंतुलन होता है, संतुलन नहीं होता है। संतुलन इससे बिगड़ता है वनों के काटने से। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है, बल्कि इसे असंतुलित करता है। संतुलित लिखा है यहाँ, असंतुलित होना चाहिए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, वनोन्मूलन, मतलब वनों की जो कटाई है वो इसका प्रमुख कारण है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो किससे बिगड़ता है? लकड़ी काटने से। ठीक है, इसे हम ऊपर देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन। ठीक है, औद्योगिक प्रबंधन का संबंध नहीं है। जल प्रबंधन, वनरोपण और वन्यजीव सुरक्षा, इन तीनों का पारिस्थितिकी से डायरेक्ट संबंध है। औद्योगिक का भी है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। जल प्रबंधन, वनरोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा टॉपिक है वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? तो ये वहन क्षमता कहलाती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वह क्षमता है किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि किसी स्थान पर जितने लोगों के लिए आवश्यक पोषण मौजूद होता है वो उस स्थान की क्या वहन क्षमता कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, पारिस्थितिकी कर्मता। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला से हमारे आए हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है? तो ये क्रम होगा ए वाला सही होगा, ऑप्शन ए, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। किस तरह से होता है ये? घास को कौन खाएगा? टिड्डा, टिड्डा को कौन? मेढक, और मेढक को कौन? हमारा सर्प। तो ये इस तरह से क्या है? खाद्य श्रृंखला का हमारा क्रम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही दे रखा है। ये उत्पादक है, फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता है, और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता है, और इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता है। तो इस तरह से आपको ये भी पता चलता है कौन कौन सा प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, देखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ऑप्शन बी में दे रखा है हमारा घास, बकरा और आदमी। जैसे कि ऑप्शन बी सही है। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता को होता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता तथा आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, घास, बकरी और मानव। इसे हम पहले ही देख चुके हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? जीवीय संगठक कौन सा नहीं है? वायु, ये जीवीय संगठक नहीं है। जीवाणु, वनस्पति और जानवर ये सब जीवित होते हैं तो जीवीय संगठक हैं। वायु जीवीय संगठक नहीं है। जीवीय संगठक ऐसी
जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है, जीवित वस्तुएं होती हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। वायु जीवित संगठक नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं, पहले देख लेते हैं। ए ऑप्शन केवल एक सही है तो हम उसी को पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्दर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता अभी हमने देखे। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो क्या करेगा, किसी उत्पादन का पहली बार उपभोग करेगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जैसे कि चींटी, ठीक है, चींटी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, और चींटी को ही और दूसरे द्वितीयक उपभोक्ता भक्षण करते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। दिए गए विकल्पों में से हिरण शाकाहारी प्राणी है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 हिरण और चींटी आएगा, ठीक है। शाकाहारी प्राणी है तथा प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। ये पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चींटी क्या है? चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात याद रखने वाली है, आप याद रखिएगा। अगला है, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो देखेंगे, ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 हो सकते हैं, तो इन्हीं को पढ़ेंगे। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तितलियों का योगदान होता है, वो पुष्प से पुष्प पर बैठती हैं तो क्या कराती हैं? परागण कराती हैं। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तितलियाँ कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। ये वर्र, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला में मानव है। मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये सर्वाहारी होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से होते हैं? तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स ये क्या होते हैं? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादन घटक है? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, हरे पौधे ये उत्पादन घटक हैं। जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य से प्रकाश उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऑप्शन डी हरित पादप आते हैं प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? तो ऑप्शन सी उत्पादक। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं? उत्पादक। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा में खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं और इनमें से ऑप्शन सी सही है, मतलब दोनों सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता
का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। दोनों कथन सही होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठनों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। स्वपोषी संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता परपोषित जंतु होते हैं जो परपोषित पौधों प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। द्वितीयक उपभोक्ता, पहले ऊर्जा का प्रवाह होता है तो पहले शीर्ष मांसाहारी, ठीक है, जो पेड़ होता है उसका भक्षण कौन करता है? पहले तो सूर्य के प्रकाश से पेड़ क्या लेता है? ऊर्जा और अपना भोजन बनाता है। फिर पेड़ से क्या होता है? ये शाकाहारी जो होते हैं पेड़ को खाते हैं, उसके बाद ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, और मांसाहारियों को जो खाते हैं वो शीर्ष मांसाहारी कहलाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम चलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या सुमेलित है? तीनों। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, नहीं सॉरी सुमेलित है पूछा है, कौन सा सुमेलित है? तो हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, ये सही बात है। सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? हमारा समुद्र होता है, हम ये पहले देख चुके हैं। अजैविक अवयव जीवाणु नहीं होते हैं, जीवाणु जैविक अवयव होते हैं। और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाती है, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग को क्या करती है? कम करती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है, जैसे कि हम बता चुके हैं। जीवाणु जैविक अवयव होते हैं, ये भी बताया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं, वर्षा उत्तरदायी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं? तो इनको देखेंगे। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। कवक और जीवाणु ये क्या कहलाते हैं? हमारे खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कौन से प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं? कवक और जीवाणु। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपचय व सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो ये अपघटक होते हैं सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन ए सही होगा, डाइटम, फिर क्रेस्टेसियाई होता है, फिर हेरिंग होता है। ये श्रृंखला है। डाइटम स्वपोषी होते हैं, क्रेस्टेसियाई शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। ये इनका क्रम होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमारा अगला टॉपिक है। इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखते हैं। ऊर्जा के प्रवाह से पहला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है तो क्या होता है? ऑप्शन सी सही होगा, सौर ऊर्जा, क्योंकि उसी से क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है तो ये सौर ऊर्जा ही होता है। इसी से क्या स्टार्ट होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरण, या वहाँ का क्या खाद्य श्रृंखला वहीं से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है, केवल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैव मंडल में कैसा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ठीक। इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 10% नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचना ही क्या कहलाता है? ये इसी से संबंधित है हमारा 10% नियम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लिडेमान ने 10% का नियम दिया था। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक
उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, तो घट जाती है। जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है तो घट जाती है, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया कि 10% ही बचती है। इसका डिस्क्रिप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मगतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा का पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा क्या होती है, घटती है, अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है तो किसको प्राप्त है, सर्वाहारी को। ठीक है, उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है, सर्वाहारी को प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। जीव भार का जो पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो ये कौन से, तालाब में। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात उल्टा होता है। अगला टॉपिक है जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन। देख लेते हैं, इससे हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो देखने हैं सही कथन, देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है, 2 और 3 सही हैं। देख लेते हैं, यह पारिस्थितिकीय का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। किसके बारे में बताया गया है, जैव वानिकी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम। इस प्रकार बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होता है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभावित अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो ऑप्शन सी सांप होगा। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। डिस्क्रिप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने में पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए सही होगा, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण।
इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये इसका क्रम है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम इस प्रकार है। पहले नग्नीकरण होता है, उसके बाद प्रवास होता है, उसके बाद आस्थापन होता है, उसके बाद प्रतिक्रिया और उसके बाद स्थिरीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया था? तो वेनेट द्वारा किया गया था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू वेनेट द्वारा किया गया था। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमस एडॉप्टेशन में प्रस्तुत की थी या किया था। अगला क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा, सीयर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी आंदोलन है। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन सही, चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन क्या था? लोग पेड़ों से चिपक गए थे क्योंकि वनों को काटा जा रहा था, तो वो एक जनजातीय लोग थे तो वो पेड़ों से चिपक गए थे, इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जैसा कि हमने बताया। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकीय पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। ये टॉपिक है हमारा। इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकीय पदछाप के नाम की इकाई है? तो ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। ठीक है, पदछाप की माप की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक भूमि होती है उसे ही पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसकी माप है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रदत्त वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्यों के रूप में को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? ऑप्शन सी सही होगा, पोषक चक्रण और फसल परागण। इसका डिस्क्रिप्शन, पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं। अगला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टिस। ऑप्शन बी सही होगा, यूकेलिप्टिस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये यूकेलिप्टिस होता है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? ऑप्शन ए सही होगा, तालाब और दलदल। स्थिर जल के आवास लैंटिन आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? इकोटोन। ठीक है, 2 विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको हम पहले ही देख चुके हैं, महासागर है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है, सेम है। इसके बाद परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा सही
कौन सा अनुक्रम सही है, ठीक है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में। देखेंगे ऑप्शन सी सही है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी, तो मैंग्रोव की जो उत्पादकता है वो अधिक होगी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन डी सही होगा, अर्नीज नेस ने किया था। अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी निशे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए सही होगा, ग्रीनेल ने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी निशे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। इसका ऑप्शन, इसमें कन्फ्यूज़न है, इसका ऑप्शन सही नहीं दे रखा था आयोग द्वारा, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं जिससे हमें गलत जानकारी ना मिले। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए वर्ष 1986 में लागू किया गया था। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू किया गया था, अतः कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन सी सही होगा, पिक्नोक्लाइन किसी जल का निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही है, पोषकों की सतह पर लाकर, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, सीधे से समझ में आ जाएगा पूरा। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखते हैं, ऑप्शन डी सही है, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे सीधे। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है, अतः कथन 1 असत्य है। कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है, अतः विकल्प डी उत्तर होगा, ठीक है, उपयुक्त उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण दे रखा है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, वो ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। मानव क्रियाओं से क्या होता है, वातावरण प्रभावित होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी के जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः अभिकथन ये सही नहीं है। पुनः मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, इसकी पुष्टि पिछले दशकों के विभिन्न पारिस्थितिकीय असंतुलन से संबंधी घटनाओं ने स्वयमेव की है। तो ये था आज का वीडियो। हमने देखा पारिस्थितिकी पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके आसपास की जानकारी, और इन्हीं से आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाएंगे। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप इसके किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये भरोसा रखिए आप, और आप ये करके भी देख सकते हैं। तो
मेरा कहना है आपसे कि जो भी इस सीरीज़ में वीडियोस आएंगे आप सभी को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं हमारी बनी हुई हमारे चैनल पर, आप जाके उनमें देख सकते हैं। आपके लिए जो भी उपयुक्त हों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगें, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।